आखिर मुकेश अंबानी ने अपने ही भाई अनिल अंबानी को क्यों कर दिया बर्बाद? आखिर क्यों अनिल अंबानी ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में लोग बहुत सारी बातें बताते हैं, लेकिन इसका सही जवाब अभी तक समझ में नहीं आया। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दोस्तों, दोनों भाइयों ने यानी अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिनसे उनके बीच तकरार या प्रतिस्पर्धा का माहौल बन गया और उनके बीच एक बड़ी और गहरी दरार भी बन गई। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके चलते दोनों भाइयों के बीच दरार आ गई और मुकेश अंबानी आज एशिया के सबसे अमीर इंसान हैं और अनिल अंबानी दिवालिया घोषित हो गए? तो चलिए इस चीज को सरल भाषा में समझते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, धीरूभाई अंबानी के निधन के बाद जो हालात पैदा हुए वो अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी की संपत्ति के अंतर में दिखते हैं। दोस्तों, 2002 वो साल था जब देश ने धीरूभाई अंबानी जैसे बड़े बिजनेसमैन को खो दिया, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दिया था। धीरूभाई अंबानी के दो पुत्र थे, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। धीरूभाई अंबानी की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति का बंटवारा करने की बात शुरू हो गई और वो बंटवारा 2005 में हो भी गया। बंटवारा के अनुसार जो रिलायंस का पारंपरिक और मुख्य कारोबार था वो बड़े भाई मुकेश अंबानी को मिल गया और जो कारोबार भविष्य में बहुत अधिक धन कमाने के लिए सक्षम थे वो अनिल अंबानी को मिले। मुकेश अंबानी को वो बिजनेस मिले जो रिलायंस के कोर ग्रुप का हिस्सा थे, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और रिफाइनिंग। ये सभी ऐसे उद्योग थे जिन्होंने रिलायंस को बाजार में एक मजबूत पकड़ दिलाई थी। वहीं अनिल अंबानी को उन बिजनेसेस का हिस्सा मिला जिनमें उच्च विकास की संभावना थी। उन्हें रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस कैपिटल मिले। 2005 के हिसाब से अनिल अंबानी को बेहद अच्छे उद्योग मिले थे, जबकि मुकेश अंबानी को सिर्फ वही कारोबार मिले थे जो रिलायंस के कोर ग्रुप का हिस्सा थे। लेकिन दोस्तों, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच यानी दोनों भाइयों के बीच झगड़ा शुरू हो गया और इसका परिणाम ये निकला कि अनिल अंबानी दिवालिया हो गए, यानी कि उनके पास कुछ भी नहीं बचा और मुकेश अंबानी आज के दिन एशिया के सबसे धनी आदमी बन गए। दोस्तों, मुकेश अंबानी का चरित्र ऐसा था कि वो अपने बिजनेस के बारे में समझदारी से फैसले करते थे और उन्हें धीरे धीरे आगे बढ़ाते थे। लेकिन अनिल अंबानी का चरित्र उनसे बिल्कुल अलग था। अनिल अंबानी को जो धन उन्हें मिला था उसे और बढ़ाने के लिए वो बिना सोचे समझे कई सारे सेक्टर्स में निवेश करते रहे थे और वो हर सेक्टर को पूरा न करके या उससे लाभ न उठाकर दूसरे सेक्टर में पैसा लगाते रहते थे। कुछ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अनिल अंबानी ने कर्ज लेकर कंपनियों को प्रॉफिट पहुंचाने की या ग्रोथ देने की कोशिश की, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उन्होंने जो सेक्टर्स में निवेश किया उनमें से कोई भी उन्हें प्रॉफिट नहीं दिया। वो अपनी कंपनी को विस्तारित करना चाहते थे, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। उनके पास रिलायंस कम्युनिकेशन नाम का एक शानदार एसेट था और उस समय कम्युनिकेशन का मतलब ही पैसा था। अनिल अंबानी की कंपनी आरकॉम यानी रिलायंस कम्युनिकेशन ने 3G स्पेक्ट्रम में भी बहुत बड़ा निवेश किया था। उन्हें लगा था कि भविष्य में आर कम्युनिकेशन उनके बाकी बिजनेस के नुकसान को पूरा कर देगा और अनिल अंबानी इस समस्या से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, फिर आया 2008 और 9 का वो समय जब पूरी दुनिया में मंदी छा गई और जब मंदी आई तो उस समय मुकेश अंबानी अपने मुख्य बिजनेस में ही लगे रहे और उन्हें संभालते रहे। वो आराम से आगे बढ़ते रहे, लेकिन अनिल अंबानी ने कई जगह या यूं कहें कई सेक्टर्स में अपना पैर जमाया था और कई सेक्टर्स में उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा और तभी 2G स्कैम घोटाले ने उनको पकड़ लिया। फिर आर कम्युनिकेशन के कई स्पेक्ट्रम की चीजें रुक गईं और रिलायंस कम्युनिकेशन कानूनी लड़ाई में फंस गया। उस समय मुकेश अंबानी इंतजार कर रहे थे। फिर मुकेश अंबानी ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। दोस्तों, 2005 में जब अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के बीच बंटवारा हुआ था, तब रिलायंस ग्रुप में दोनों भाइयों के बीच एक समझौता हुआ था और उस समझौते का नाम था नॉन कम्पीट अग्रीमेंट। इसके अनुसार मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को जो सेक्टर्स मिले थे उनमें ही वो काम कर सकते थे। जैसे मुकेश अंबानी ने किसी एक विशेष सेक्टर को चुना तो उस सेक्टर में अनिल अंबानी नहीं आ सकते थे। वैसे ही अनिल अंबानी के पास रिलायंस का कम्युनिकेशन सेक्टर था, इसलिए मुकेश अंबानी उस सेक्टर में नहीं जा सकते थे। ये नॉन कम्पीट एग्रीमेंट के कारण था।
जिसने दोनों को एक दूसरे के बिजनेस के सेक्टर में प्रवेश करने से रोका था। पर यह एग्रीमेंट 2010 में खत्म हो जाता है, जो बंटवारे के 5 साल बाद था। तब मुकेश अंबानी बिना किसी रुकावट के कम्युनिकेशन की इंडस्ट्री में आ गए। वो अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन का एक प्रतिद्वंद्वी बन गए, और वो इस तरह से आए कि मुकेश अंबानी ने एक कंपनी को 4,800 करोड़ रुपए में खरीद लिया, जिसका नाम था इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विसेज लिमिटेड, यानी IBSL। इसके 95% हिस्से मुकेश अंबानी की कंपनी के पास थे। आपको बता दें कि IBSL के पास भारत भर में 4G स्पेक्ट्रम का सबसे बड़ा फाउंडेशन था, और उसे मुकेश अंबानी ने एक ही बार में हथिया लिया, और फिर वो हुआ जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। अब साल आता है 2016। 6 साल बाद 5 सितंबर का ये तारीख शायद आपको भी याद होगा, जब देश के अंदर जियो के आने के बाद पूरे भारतीय मार्केट में 4G मार्केट में टहलका मच गया। रिलायंस जियो ने ऐसे सर्विसेज शुरू किए जिनमें फ्री कॉल्स, फ्री SMS, फ्री इंटरनेट पूरे 1 साल के लिए थे। फिर उन्होंने बहुत कम दामों में जियो प्लान भी लॉन्च किया, जिससे भारत के लोग जियो के साथ जुड़ गए। लेकिन उस वक्त अनिल अंबानी के रिलायंस कम्युनिकेशन के पास भी पूरे भारत के टेलीकॉम इंडस्ट्री का 8% मार्केट शेयर उनके पास था, यानी कि भारत के 8% लोग अभी भी रिलायंस कॉम का इस्तेमाल कर रहे थे। अगर अनिल अंबानी चाहते तो अच्छा खासा पैसा बना सकते थे, और उन्हें दूसरे सेक्टर में जो लॉस हुआ था उसे आर कम्युनिकेशन के प्रॉफिट से उसको भरपाई कर सकते थे। लेकिन उसी समय उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी का जियो कंपनी आ गया, और अनिल अंबानी का सब कुछ बर्बाद हो गया। उसके साथ ही सारी टेलीकॉम कंपनी भी चौपट हो गई। अगर बचा तो सिर्फ जियो और एयरटेल, और आर टेलीकॉम का तो आज तक कोई अता पता ही नहीं। अनिल अंबानी के आर कम्युनिकेशन का बंद हो जाने के बाद उनके पास अपने आप को दिवालिया न होने के लिए कोई वजह नहीं रह गई, और अंत में उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से दिवालिया करार दे दिया। और दिवालिया होने के लिए उन्होंने फाइलिंग भी कर दी, और आज तक कई सारी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज और एसेट्स को बेचने के बावजूद भी वो कर्ज से घिरे हुए हैं, और उन पर कई सारे कानूनी मुकदमे भी चल रहे हैं। अब आप ही बताइए कि क्या ये कहा जा सकता है कि मुकेश अंबानी के फैसलों की वजह से अनिल अंबानी बर्बाद हो गए? क्या मुकेश अंबानी ने अपने ही सगे भाई अनिल अंबानी के करियर का अंत कर दिया? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको हम अपनी राय बताए तो देखिए, मौका तो दोनों को बराबर मिला था। वास्तव में साल 2006 और 7 के बीच अनिल अंबानी, जो आज की तारीख में दिवालिया घोषित हो चुके हैं, उस वक्त दुनिया के 6ठे सबसे अमीर व्यक्ति थे। तो फिर अनिल अंबानी ने ऐसा कौन सा गलती किया जिससे उनका ये हाल हुआ? दोनों को बराबर का ही मौका मिला था। देखिए, मुकेश अंबानी ने अपनी बिजनेस को बुद्धिमानी से आगे बढ़ाया, और अनिल अंबानी ने अपनी आवश्यकता से अधिक विस्तार करने का प्रयास किया। जितना वो संभाल नहीं सकते थे उतने ही सेक्टर्स में उन्होंने प्रवेश किया, वो भी बिना किसी योजना के। इसके साथ ही उन्होंने एक और बहुत गलत स्टेप उठाया। उन्होंने कर्जे का इस्तेमाल किया था अपनी कंपनियों को ग्रो करने के लिए, और ये सबसे खराब रणनीति थी, और इसी वजह से अनिल अंबानी का डाउनफॉल हुआ, और मुकेश अंबानी आज की तारीख में एशिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक है। दोस्तों, इस वीडियो से हमें डेप्थ मैनेजमेंट की सीख मिलती है, यानी कि आप लोन को कैसे संभाल सकते हैं ये जानना जरूरी है। अगर आप लोन लेने का विचार करते हैं तो साथ ही मार्केट किस ओर जा रहा है उसके साथ आपको चलना होगा, उसकी धुन, उसकी चाल, उसके रुझान के साथ आपको चलना होगा, नहीं तो आप नुकसान में पड़ सकते हैं। पहले आपको डाइवर्सिफिकेशन और फोकस के बारे में समझना होगा। आपको यह तय करना है कि क्या आपका वो बिजनेस जिसमें आपने आगे बढ़ने का फैसला किया था, क्या वो पूरी तरह से मजबूत हो गया है? क्या वो अपने पैरों पर खड़ा है और खुद अपनी प्रोग्रेस कर सकता है? अगर नहीं तो आपको एक्सपेंशन के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वहीं अगर डाइवर्सिफिकेशन और फोकस के बारे में बात करें तो हमेशा फोकस ही बेहतर होता है। डाइवर्सिफिकेशन का अवसर आपको बाद में भी मिलेगा। पहले फोकस करें, कुछ चीजें परफेक्ट करें, और उसके बाद फिर आप दूसरी चीजों को परफेक्ट करने के लिए आगे बढ़ें। इसके बाद स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन, यानी कि जब तक आपके पास किसी काम, किसी बिजनेस या किसी करियर को बनाने का एक ठोस प्लान नहीं होता, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। आपके पास एक रणनीति होनी चाहिए, एक प्लान होना चाहिए, और उसका सही ढंग से एग्जीक्यूट आपको करना चाहिए। इसके बाद आपको समझना चाहिए कि आप जिस क्षेत्र में हैं वहाँ कंपटीशन कितनी है। कंपटीशन को नजरअंदाज करके अगर आप किसी क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो वही हाल होगा जो रिलायंस कम्युनिकेशन का जियो के सामने हुआ।
तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको पसंद आया और इससे कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल न भूले। साथ ही इसे अपने दोस्तों और चाहने वालों तक ज़रूर शेयर करें। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ हम जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।